Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shiv Fallinger. So सितंबर में जो IPOs की रैली चल रही थी, it's not yet over. 29 सितंबर को आ रहे हैं दो और IPOs. The first one is Mazagon Dock IPO and the second one is UTI IPO. तो आज के हमारी वीडियो में हम देखेंगे Mazagon Dock IPO किस कंपनी का है, ये कंपनी क्या करती है, क्या इसका बिजनेस लाइन है, क्या इसका इंडस्ट्री है, क्या इसका प्रोडक्ट्स है, कौन इसके प्रमोटर्स है, क्या इसका प्योर कंपैरिजन है, वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल्स हैं एंड क्या हमें इस आईपीओ में करना चाहिए अप्लाई या नहीं करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आईपीओ से रिलेटेड, क्या रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड है इस आईपीओ में एंड यूटीआई आईपीओ और इस आईपीओ के कंपैरिजन में विच वन इज बेटर. सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में. लेकिन उसके पहले चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मेंबरशिप प्लान्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं. investopedia.india0@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं. अगर घर के बच्चों को एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, प्लीज चेक इट आउट. अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे फायर्स का लिंक है, यू कैन चेक इट आउट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. Mazagon Dock IPO. Mazagon जो ये कंपनी है ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का 100% स्टेक है. बिफोर दिस IPO 100% स्टेक इज विद इंडियन गवर्नमेंट. इसमें से 15% के लिए वो ये IPO लेके आ रहे हैं. पोस्ट दिस इशू, पोस्ट दिस IPO 85% वुड बी विद इंडियन गवर्नमेंट एंड 15% वुड बी विद पब्लिक. सो दिस इज 100% ऑफर फॉर सेल. जो इस आईपीओ के प्रोसीडिंग्स होंगे वो पूरे इंडियन गवर्नमेंट को मिलेंगे और इंडियन गवर्नमेंट उसे खुद के पर्पसेस के लिए यूज करेगी. इट वोंट गो टू द कंपनी, इट वोंट बी यूटिलाइज इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी. तो कंपनी ये आईपीओ लेके इसीलिए आ रही है क्योंकि वो जो लिस्टेड कंपनीज है एक तो उसका बेनिफिट लेना चाहती है. सेकंड, आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले से ये न्यूज़ चल रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट इज एंटरिंग इनटू डिसइन्वेस्टमेंट्स. वो ऐसी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसमें 100% गवर्नमेंट ओनिंग है उसका आईपीओ लाने वाली है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट करने वाली है. तो ये उसी लीग में से एक आईपीओ है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि Mazagon Dock आईपीओ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है, क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक कम कर रही है. सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी किस चीज़ की है. Mazagon जो कंपनी है ये बनाती है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो है सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स बनाना. सो इसके जो करंट प्रेजेंट अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कस्टमर कौन है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है. वेरी इंटरेस्टिंगली प्रमोटर इसके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इसका स्टेक पूरा 100%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और अगर कस्टमर की हम बात करें तो इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स आर द मेजर कस्टमर्स ऑफ दिस कंपनी. सो प्रमोटर जो है वही कस्टमर भी है इवेंचुअली. पहले ये कमर्शियल वेसल्स भी बनाते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे बट दैट्स वे बैक. अभी मेजरली दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज ओनली टू इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स. ये जो कंपनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है एंड देयर मैक्सिमम शिप बिल्डिंग एंड सबमरीन कैपेसिटी इज 40,000 DWT. जो ये कैपेसिटी होती है जो वेसल्स ये लोग बनाते हैं वो DWT में मेजर की जाती है, जिसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें, इवन अगर कोई क्रू मेंबर है या कोई इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उन सब का ओवरऑल जो वेट है वो कितना ये वेसल कैरी कर सकती है. क्योंकि सबमरीन्स एज यू नो कि वो पानी के अंदर जाएगी तो जितना नीचे वो जाएगी उसके ऊपर उतना पानी का वेट आएगा, नीचे भी पानी रहेगा. तो ये सारे साइंटिफिक रेशियोज के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है, वेसल के पैरामीटर्स रखे जाते हैं, वो अकॉर्डिंगली रखे जाते हैं. तो ये जो कंपनी है ये मैक्सिमम 40,000 DWT का बना सकती है. ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा के नहीं बनते. जब हम आगे पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है और इसके पीयर्स इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा कैपेसिटी के बना सकते हैं या कम कैपेसिटी के. So their main business divisions, if we talk about, are two. The first one is shipbuilding and the second one is submarine and heavy engineering.
नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली दिसंबर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लेके आई थी ये सारी शिपयार्ड कंपनीज के लिए, जिसके अंडर इन सारी कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिला था, जिसके बिहाफ पे टैक्स एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सके। सेकेंड, 40 बिलियन का बजट पास हुआ था, जो अगले 10 साल में ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इन कंपनीज को देगी टू डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू डेवलप देयर कैपेसिटी एंड ऑल। बोरोइंग फॉर दिस कंपनी इज nil, which is a very positive point on your screen, but the contingent liability part is a bit alarming. 5.19 lakh million the amount for contingent liabilities. Details on your screen. Let's discuss some internal risk factors associated with the company. See, as this company, as I told you, provides its 100% product to Indian Navy and Indian Coast Guards, it is totally dependent on them. और अगर there is no surety कि आगे फ्यूचर में भी they would be getting orders, they are into a contract इस तरीके से कि there is no assurance that in future also they would be getting orders. So obviously this is alarming. इसके अलावा any delay, decline or any such thing in पेमेंट्स फ्रॉम इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सो अगर आपका एक ही डेटर है, योर AR इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन वन कंपनी, सो इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। अगर वो कंपनी पैसा नहीं दे पाती, उसे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, कुछ प्रायोरिटीज चेंज होती है, तो आपका पैसा, आपकी पेमेंट्स अटक जाएगी एंड देन द ऑपरेशंस, द कैश फ्लो ऑफ योर कंपनी वुड बी अफेक्टेड। तो सेम इज द केस, इनका भी सिर्फ एक ही कस्टमर होने के कारण पूरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर है। उसके अलावा जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने अभी ऑडिट किया था, उसमें इट वाज हाईलाइटेड कि 2017 और उसके पहले के इनके कई पेमेंट्स ऐसे हैं इंडियन नेवी के साथ जो अभी तक अनपेड है एंड अंडर रिकंसिलिएशन है। सो ऑब्वियसली मतलब इंडियन नेवी भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिस्प्यूट है, कुछ अकाउंटिंग में इंडियन नेवी के पार्ट पे कुछ कम ड्यूज है, इनके पार्ट पे कुछ ज़्यादा है। सो सम रिकंसिलिएशन इज गोइंग ऑन विच वॉज हाईलाइटेड बाय देयर ऑडिटर्स। उसके अलावा टेक्निकली इम्पोजिशन ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड इन्वोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज, इंडेमनिटी बॉन्ड्स बाय देयर कस्टमर्स could impact their results of operation and they may face potential liabilities from lawsuits and claims by customers in the future। जो contingent liability वाला टेबल मैंने आपको दिखाया था, ये जो रिस्क फैक्टर है ये उसके रेफरेंस में है। इसके अलावा there are outstanding legal and tax liabilities which I showed you, and any adverse decision in such proceedings may expose them to huge liabilities or penalties which obviously will affect their financial condition. These are some very basic but very alarming things कि एक ही उनका डेटर है, सारा उन्हीं पे उनका वर्कलोड डिपेंडेंट है। अगर वहाँ से बिजनेस नहीं आया, दे वोंट हैव एनी बिजनेस। अगर वहाँ से पेमेंट नहीं आई, दे वोंट हैव एनी पेमेंट और दे वुड फेस कैश फ्लो चैलेंजेस। इसके अलावा the framework of their business is such that litigation और इन सारी चीज़ों में penalties में they are hugely exposed, बहुत ज़्यादा पेनल्टीज उन पे कभी भी आ सकती है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है कि इनका जो पूरा बिजनेस है वो सिर्फ एक शिपयार्ड जो मुंबई में लोकेटेड है, सिर्फ उसी में सारा बिजनेस हो रहा है। तो एनी अनफोर्सिंग सिचुएशन लाइक फ्लड या इस तरह की किसी चीज़ से वो शिपयार्ड अगर अफेक्ट होता है तो इनकी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी सब कुछ एकदम जीरोइज हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी ऑन योर स्क्रीन। P&L ऑफ द कंपनी। इनकम अगर आप देखो 2017 में जो इनकी इनकम थी वो थी 43,211 मिलियन। 2018 में इट इंक्रीज्ड एंड देन 2019 में इट फर्दर इंक्रीज्ड। 2019 में इट वाज 52,425 मिलियन। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं एंड देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देखूं तो वो डिक्रीज हुआ है। इन 2017 इट वाज 8,282 मिलियन, वेयर इन 2018 में बहुत ज़्यादा डिक्रीज होकर 6,497 मिलियन हो गया था। उससे 2019 में इंक्रीज हुआ है बट 2017 के कंपेरेटिवली अभी भी कम है, 7,797.18 मिलियन। और बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इट इज़ अज्यूम्ड कि इस साल का तो और भी ज़्यादा खराब होगा। नाउ लेट्स सी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 it was 5,956 million, for 2018 it was 4,957 million and 2019 it is 5,345 million.
so still less than 2017 numbers. Now let's see the valuations of the company. The comparison of accounting ratios with industry peers. Mazagon Dock का अगर आप देखोगे face value is 10, earning per share basic and diluted is 23.85. Return on investment is 16.55 in case of Mazagon. If we compare this with Cochin Shipyard, face value is 10, earning per share is 35.47 and return on investment is 14.35. Reliance के केस में earning per share is negative. All must be knowing that Reliance का ये Mr. Anil Ambani की company थी which was in huge losses and then he sold the company because of his financial liabilities. Industry or the business, but because of his personal problems it was in losses, so let's leave this one. Garden Ridge Shipbuilders and Engineering अगर हम देखें तो इसका earning per share is 9.60 and return on investment is 10.42. Now if we compare the PE and PB in terms of the industry PE, the price to book value is 0.95 for Mazagon share and industry PB is 1.52. Cochin और Garden Ridge का अगर हम ले, PE for this one is 6.79 and industry PE if we compare Cochin and Garden is 10.91. तो अगर वैल्यूएशंस के टर्म में हम देखें तो ये बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है कंपेयर टू पियर्स ऑल्सो, एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. बट इसके जो पियर्स है वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं. कोचिन शिपयार्ड का जो एरिया है वो भी इनसे बहुत ज़्यादा है. उसके अलावा बताया था कि ये जो मेज़ागॉन है ये बना सकते हैं 40,000 DWT के वेसल्स मैक्सिमम, वेयर इन जो कोचिन शिपयार्ड है वो बना सकते हैं 1,70,000 DWT के. सो दे आर मोर इक्विप्ड कोचिन शिपयार्ड. बट येस जो मेज़ागॉन है इनकी स्पेशलिटी है जो डिस्ट्रॉयर सबमरीन्स है वो सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं इंडियन नेवी को. एंड इनका जो वेसल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छा है. एक प्रॉब्लम है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो पार्ट्स है वो किसी और से बनवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी इशू आ जाता है. नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ शिप बिल्डिंग ऑन योर स्क्रीन. जो शिप बिल्डिंग प्रोसेस होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सबसे पहले ये लोग बिडिंग करते हैं. जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें इतने इतने मरीन्स चाहिए, सब मरीन्स चाहिए, सो ऑल द कंपनीज हु आर एलिजिबल वुड गिव देयर बिड्स. उसकी ये जो नई 2015 के बाद जो चेंजेस हुए उसके बाद जो प्रोसेस है मैं आपको वो बता रही हूँ. उस बिडिंग में जो कंपनी जीतेगी then they'll get their production design and all approved, then they'll purchase the materials, steel cutting, keel laying, launching, finishing, sea trial, and then the product is delivered. And post all this process the payment is released. And in fact जो इनका ये पूरा process है इसमें इनको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. तो कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच कंपनीज. China, South Korea and Japan are the dominant players in this industry worldwide. Indian shipping industry, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका 100% जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. क्या ये इकलौती ऐसी कंपनी है इस इंडस्ट्री में जिसकी पूरी जो ओनिंग है वो गवर्नमेंट के पास है? तो ऐसा नहीं है. इस सेक्टर में प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो बहुत कम है. हाफ ऑन योर स्क्रीन जो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको हमने दो में बाइफर्केट कर दिया है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में अगेन देयर आर टू टाइप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो है और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है. प्राइवेट सेक्टर में टू टाइप्स, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज. अगेन दे हैव डिवाइडेड इन टू, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. जो हमारा ये है Mazagon, this comes under Ministry of Defense. Ministry of Shipping में आता है कोचिन शिपयार्ड एंड हुगली डॉक. Ministry of Defense में हमारा Mazagon, गोवा शिपयार्ड, गार्डन रीच एंड हिंदुस्तान शिपयार्ड. स्टेट गवर्नमेंट में है एल्कॉक एंड शालीमार. लिस्टेड प्राइवेट में है रिलायंस डिफेंस, भारतीय शिपयार्ड, एपीजी शिपयार्ड एंड अनलिस्टेड में है एल&टी शिपयार्ड, चौगल एंड कंपनी एंड टैबमा शिपयार्ड्स. दिस शोज कि ऐसा नहीं है कि ये अकेली ऐसी कंपनी है जिसका इंडियन गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. मेजरली इस इंडस्ट्री में इस तरीके का ही स्ट्रक्चर है. नाउ कमिंग टू द SWOT एनालिसिस ऑफ दिस IPO, वी शुड डिसाइड दैट वी शुड अप्लाई ऑन दिस और नॉट. So if you come on the strong points of this IPO, location is very crucial. मुंबई में ये लोकेटेड है तो जो इनका लैंड एरिया है उसका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है. अगर हम उस लैंड का प्राइस देखें तो भी वो एक प्लस पॉइंट है. सेकेंड,
जो इनका लोकेशन है तो उसमें इनको स्किल्ड लेबर्स है, बिकॉज मुंबई सबसे बड़ा सी पोर्ट है इंडिया का, तो वहाँ पे जो लेबर्स है, जो वहाँ पे इनको लेबर्स भी इजीली अवेलेबल है, काम भी है, रिसोर्सेज भी है वो काम पूरा करने के, सो दैट इज लाइक परफेक्ट लोकेशन। इसके अलावा जो एक्सपेंशन में ये सोच रहे हो रिपेयर्स में एंटर करने के लिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे इंटरनेशनल रिपेयर्स के भी इनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं वेरी इजीली इफ दे आर इक्विप्ड। इसके अलावा एक सागरमाला प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें दे कैन बी अ पार्ट एंड कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। मेक इन इंडिया की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पुश मिल सकता है, बहुत फ़ायदा हो सकता है। वीकनेस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, टू मच डिपेंडेंसी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ऑर्डर्स के लिए भी और पेमेंट्स के लिए भी, कैश फ्लो के लिए भी। और अब जो नया रूल आया है कॉम्पिटिटिव बिडिंग का, उसके हिसाब से ये लोग उतना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स बहुत कम में बिड करें, तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड। अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो ये लोग डेफिनेटली एक्सपेंशन कर सकते हैं, रिपेयर बिजनेस में एंटर हो सकते हैं, लोकेशन इतनी अच्छी है, दूसरे बिजनेस हॉराइजन्स को टैप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सबमरीन्स एंड ऑल, स्पेशली डिस्ट्रॉयर सबमरीन जो इनकी स्पेशलिटी है उसका फ़ायदा ये ले सकते हैं। थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो लिटिगेशन की बहुत ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड इकोनॉमिक प्रेशर गवर्नमेंट पे भी ऑलरेडी है कोविड पेंडेमिक की वजह से। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंपनी इज इनटू वेरी डिफिकल्ट कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। नाउ कमिंग टू द रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल है नहीं है। तो देखिए, एक तो ये PSU है, तो डिविडेंड आपको मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको अलॉट होता है तो 8 से 10 रुपए का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी इससे। इसके अलावा जो अभी करंट सिचुएशन है, मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है, तो लिस्टिंग गेन्स आपको मिलेंगे या नहीं पता नहीं, बट एज कम्पेयर टू UTI इफ़ यू वांट टू चूज वन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस वन। बट बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपको इस IPO से नहीं रखनी चाहिए। इट वुड बी फेयरली 10 to 15% का लिस्टिंग गेन इसमें आपको होगा, उससे कम भी हो सकता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इफ यू वांट टू कीप एंड रिमेन इन्वेस्टेड, PSUs आपको पता है स्लो पेस होती है ग्रोथ की, बट डिविडेंड वगैरह होता है। लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन टू इट बेटर देन UTI। नाउ कमिंग टू द IPO डिटेल्स, प्राइस बैंड 135 to 145 है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप हायर प्राइस बैंड को सिलेक्ट किया कीजिए, उससे अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। बुक बिल्ड रेशियो है 413 to 444 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 100%। लॉट साइज जो मिनिमम है 103 शेयर्स का है, तो 103 शेयर्स और उसके मल्टीपल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर है अप्लाई करने की डेट। अलॉटमेंट डेट है 7 अक्टूबर। रिफंड्स अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे 8 अक्टूबर को। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपकी डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, एंड मोस्ट प्रोबेबली द IPO वुड लिस्ट ऑन 12 अक्टूबर। कंपनी लिस्ट हो जाएगी 12 अक्टूबर को, तो अगर आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं 12 अक्टूबर को। ये लिस्ट होगा BSE और NSE दोनों पे। If you remember, I made a video on Fire's mobile app. On the I button, the link is there. If you have not yet watched, please go and watch it. As I told you, this is a very interesting app. And not only the app, the web is also very good, very customer friendly. जो इसके charts हैं, वो इसकी स्पेशलिटी है, USP है। दे आर वेरी इंटरएक्टिव एंड द यूजर कैन एक्चुअली एडजस्ट दी चार्ट्स द वे दे वांट इट टू बी, and they can have access to real time data. Second interesting feature is trading from charts. You can trade directly from the charts. You can just drag and drop, track the PNL on the chart itself, and you can even see the profits of your trade on the chart itself. Most interesting and the only platform which is providing this feature which gives you feel of a terminal. आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे you can access 8 charts at a time, so you can compare the one particular script with all its peers, or you can compare the performance of that company for 1 day, 1 month, 1 week, 5 years, 10 years maximum. The point is you can access 8 charts at a single point of time, so very interesting, and I think you should definitely go for this one. The link is there in the description box. You can just click on it, and if you need any kind of, you have any queries which you want to answer, you can just contact their customer support. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।